इस अगले सिस्टम के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानने जा रहे हैं, वो है सोलेनॉइड, परिनालिका। सोलेनॉइड पहले क्या है, इस सिस्टम को हम लोग समझते हैं। इफ ए लॉन्ग वायर wound in the form of helix such that its turnings are very closed, the system formed is called solenoid. यदि एक हम लंबे तार को, लिखा हुआ यदि एक लंबे तार को कुंडली के रूप में, इस तरह से कॉइल के रूप में, हेलिक्स मींस कुंडली के रूप में इस तरह से लपेटा जाए, इस तरह से गूंथा जाए कि इसके टर्निंग्स यानी फेरे जो है, इसको एक टर्निंग, दो टर्निंग, तीन टर्निंग, चार टर्निंग, इस तरह से बहुत सारा टर्निंग्स होगा, बहुत सारे फेरे होंगे, सभी फेरे आपस में जितना दूरी हम दिखा रहे हैं उतना नहीं बल्कि बहुत ही नजदीक होगा, वेरी क्लोज। तब जो सिस्टम का जो निर्माण होगा, जिस निकाय का निर्माण होगा, उसको हम कहेंगे परिनालिका, इंग्लिश में सोलेनॉइड। और इसमें मान लेते हैं अगर यही हो गया सिस्टम, कॉइल के रूप में है, और कैसे हम लोग इसको वुंड करेंगे उसको भी देख लेते हैं। एक मान लेते हैं इस तरह का कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या कुछ भी इस तरह का सब्सटेंस ले लेंगे और इस पे तार ले लेंगे लंबा सा, उसमें इस तरह से हेलिक्स के फॉर्म में, कॉइल के फॉर्म में इसको लगातार जैसे स्प्रिंग होता है इस तरह से इसको लपेटेंगे इसको। और लपेटने में ध्यान रखना है कि जो दो लपेटन, दो फेरों के बीच की संख्या, दो के बीच की दूरी, दो लगातार टर्निंग्स के बीच की दूरी जो है, टर्निंग्स के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। उस स्थिति में जो बनेगा सोलेनॉइड होगा। दूसरा, एक तार दूसरे तार से, एक टर्निंग दूसरे टर्निंग से, एक फेरा दूसरे फेरा से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होना चाहिए। जैसे हम तार लेंगे तो प्लास्टिक से, जैसे कि रबर के प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के ऊपर कोटेड रहता है, उससे इंसुलेटेड होगा। तो इस तरह से सोलेनॉइड बनता है। एक सोलेनॉइड यहाँ पर हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं। अब इस फिगर को बनाना थोड़ा मुश्किल है, और इसके जगह जो भी फिगर बनेगा, जो अभी हम लोग सीखेंगे, इससे कहीं बेहतर इसको रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें एक साफ सुथरा फिगर भी बनेगा, अच्छा तरीका से रिप्रेजेंट भी कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन, बेहतर रिप्रेजेंटेशन क्या है। अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि इसमें करंट, इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है और नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, फिर हर एक टर्निंग में इसी तरह से ऊपर बाहर और यहाँ फिर अंदर। अब हम लोग इसको दिखाने का दूसरा तरीका हम बना रहे हैं, इसके ठीक इक्विवेलेंट, बहुत ही बेहतर तरीका। हम लोग एक कॉइल के जो टर्न है, जो जिसमें ऊपर करंट बाहर की तरफ आ रहा है और अंदर जा रहा है, इसके जगह हम ऐसा यूज करेंगे कि ऊपर बाहर आ रहा है यानी डॉट करंट है, और नीचे क्रॉस करंट है, और हम लोग इसको समझेंगे एक लूप की तरह। एक डॉट और एक क्रॉस का जो पेयर है, एक लूप के इक्विवेलेंट माने अगर, तो ऐसा सा बहुत सारा लूप है। तो हम ऊपर यहाँ से समझते हैं कि करंट ऐसे आके इधर गया, लूप समझना है दिमाग में, और यहाँ सिंबॉलिक रूप में इस तरह से दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से करंट आके बाहर आएगा, तो फिर अगला डॉट, अगला क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस। तो इस तरह से सोलेनॉइड को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इस पार्ट को और इस पार्ट को सिर्फ दिखा देते हैं, बाकी अंडरस्टूड हो जाएगा। यानी ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक टर्निंग के लिए यहाँ डॉट बाहर की तरफ करंट आ रहा है, फिर वही करंट अंदर जा रहा है नीचे, तो क्रॉस, एक टर्निंग हो गया, फिर अगला टर्निंग के लिए फिर डॉट, फिर क्रॉस, दो टर्निंग हो गया, तीसरा टर्निंग, इस तरह से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो सोलेनॉइड का बेहतर रिप्रेजेंटेशन इस फिगर से हम लोग कर सकते हैं। इसमें करंट इस तरह से आ रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा लेते हैं हम लोग, अगर ऐसे जा रहा होता ऊपर अंदर की तरफ और नीचे बाहर की तरफ आ रहा होता, तो ऊपर हम क्रॉस ले लेते हैं, नीचे डॉट ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करना आसान है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर सोलेनॉइड, या कह सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा।
सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है टर्म पे। हम लोग जब बात करेंगे तो लॉन्ग सोलेनॉइड बार बार बोलेंगे। हम लोग के सिलेबस में लॉन्ग सोलेनॉइड का ही बार बार बात किया गया है, लंबे परिनालिका की बात की गई। लॉन्ग सोलेनॉइड करने का क्या मतलब है? लॉन्ग सोलेनॉइड जब भी बोलेंगे तो इन्फिनिटली लॉन्ग समझना है, और इन्फिनिटी का फिर वही सेंस है, अनंत बोलने का फिर वही मतलब है कि जो सोलेनॉइड का लेंथ है, इसके लिए सोलेनॉइड का जो लंबाई है उसके डायमीटर से, जैसे हम बात कर रहे थे यही है, इसके ऊपर तार लपेटे थे, तो यहाँ जिसका डायमीटर है इसके लेंथ के आगे बहुत कम अगर हो जाए तो हम कहेंगे उस तरह के सोलेनॉइड को लॉन्ग सोलेनॉइड कहा जाएगा। यानी लेंथ उसके डायमीटर से या उसके रेडियस से, यानी लंबाई उसके व्यास से या त्रिज्या से बहुत बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि सोलेनॉइड कैसा है, लॉन्ग है। उस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि हम लोग एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बारे में जान रहे हैं कि एक लूप, करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होता है। अगर अब यहाँ एक लूप नहीं बहुत सारा लूप है, तो ऐसा एक और लूप अगर इसके नजदीक आ गया और उसमें भी उसी तरह का करंट है तो फिर उसी नेचर का होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका अपना। अब दोनों का रिजल्टेंट जब करेंगे, क्योंकि दोनों का कंबाइंड हो जाएगा, तो एक लाइन तो साफ नजर आ रहा है कि एक लाइन कॉमन हो गया। बाकी इस दोनों का अगर हम देखें तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों का रिजल्टेंट हम जान के बीच में इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों जब आ जाएगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अब लगभग इस लाइन के पैरेलल होने की स्थिति में आने लगेगा, और यह स्थिति उस समय और ज्यादा बेहतर होगी जब दोनों फेरे आपस में बहुत नजदीक हो गए। बहुत ज्यादा क्लोज करने के कारण जो लाइंस जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा भाग रहा था, नॉन यूनिफॉर्मनेस था, असमरूपता हो रही थी, अब हम कह सकते हैं कि लाइंस जब बहुत सारा कॉइल आ जाएगा, बहुत सारा टर्न, तो सारा लाइन पैरेलल हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबे परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएगा कुछ इस तरह का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बी से डिनोट कर देते हैं। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पैरेलल फील्ड लाइंस डिनोट करता है समांतर क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो डिनोट करता है क्या चीज को सूचित करता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। बी यहाँ कैसा है, यूनिफॉर्म, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न करना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि उसके लिए हम लोग कैसा सिस्टम लेंगे, किस सिस्टम को लेंगे, तो सिस्टम का नाम है सोलेनॉइड। अगर सवाल पूछ दे कभी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन सा सिस्टम करता है, कौन सा निकाय करता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आंसर हो जाएगा सोलेनॉइड यानी परिनालिका। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग सोलेनॉइड बोल रहे हैं इसलिए पैरेलल हुआ है, क्लोजिंग बहुत ज्यादा है, अगर कम होगा तो एंड पर थोड़ा सा लाइंस भागने लगेगा, तो हम लोग के सिलेबस में सिर्फ इसको जाना है। तो हम लोग जानेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, तो इसके हम लोग एक्सप्रेशन को देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। देखते हैं एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर करने मतलब इसके सेंटर के आसपास, लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके सेंटर के आसपास, ना कि किनारे पास, क्योंकि किनारे पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्मनेस उसका गड़बड़ाएगा। अभी जो यहाँ पैरेलल था एकदम पैरेलल उसके सेंटर पे होगा, जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मनेस खत्म होगा और मैग्नेटिक फील्ड का फिर एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा। तो हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बात कर रहे हैं, उसमें भी उस सोलेनॉइड के मिडिल में, उसके सेंटर पर, उसके बीचों बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले सिस्टम के बारे में क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक सोलेनॉइड जो दिया है
इसमें फ्लो करने वाला करंट देगा। मान लेते हैं कि सोलेनॉइड में जो फ्लो कर रहा है करंट आई है, आई है करंट इन सोलेनॉइड, करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। परिनालिका में प्रवाहित धारा। एक और स्पेसिफिकेशन इसमें क्या दिया रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हम लॉन्ग बोल रहे हैं तो इन्फिनिटी कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देकर के यहाँ पर स्मॉल एन देगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होकर के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। इस रूप में बात करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लंबाई क्योंकि बहुत सारा हो सकता है, बहुत लंबा है, लॉन्ग से राइट करने मतलब इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूनिट लेंथ में कितना है, पर यूनिट लेंथ कितना है, इकाई लंबाई में या एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर हम एक में जान रहे हैं यूनिट लेंथ में कितना है फेरों की संख्या, अगर हम जान रहे हैं, जैसे हम n जान रहे हैं कि एक लंबाई में n है, तो अगर n लंबाई होगा तो n इंटू l कर देंगे। तो यूनिट लेंथ में देना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, बाकी जितना लेंथ होगा हम लोग टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो जो दिया हुआ है सिस्टम के बारे में, करंट दिया हुआ है, उस सोलेनॉइड में कितना करंट है, कितना प्रवाहित धारा है दिया हुआ है, और उस सिस्टम का उस परिनालिका में इकाई लंबाई में कितने हैं, फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन दिया हुआ है। और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सिमेट्रिक सिचुएशन यहाँ पे है, एकदम बहुत आसान सिचुएशन है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल लाइंस बना रहा है, हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्मनेस है, समरूपता है, तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ बहुत ही सुटेबल होगा काम करने के लिए। तो हम लोग एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए एक लूप होना चाहिए, तो यहाँ एक लूप हम लोग कंसीडर करेंगे। और जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो एम्पियर्स लॉ जो हम लोग लिखते हैं B डॉट डी एल म्यू 0 आई इन, इसको अगर हम कंपेयर करने के हिसाब से थोड़ा सा देखें तो गॉस लॉ से बहुत मिलता जुलता है। वहां क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट था, अंतर था थोड़ा सा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया पर ले रहे थे, इसलिए इसका नाम था फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ एरिया पर लेते तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते, चुंबकीय फ्लक्स बोलते। फिलहाल यहाँ पे फ्लक्स नहीं होकर के सर्कुलेशन था। एम्पियर्स लॉ में जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा होता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का सर्कुलेशन, या फ्लक्स के जगह लंबाई पे इंटीग्रेशन है, इसलिए नाम पड़ा सर्कुलेशन। फिर गॉस लॉ में हम लोग हमेशा जब भी काम करते तो एक सरफेस हम लोग कंसीडर करते थे, एक सतह लेते थे जिसको हम लोग नाम देते थे गॉसी सतह, गॉसियन सरफेस। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो लूप कंसीडर करेंगे जिसपे बी डॉट डी एल आसानी से सॉल्व हो सके, तो उस लूप का जो आकार होगा रेक्टेंगुलर होगा। तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, आयताकार, इस तरह का आयताकार, जिस जगह को मैग्नेटिक में जाना है पॉइंट पी पर, उस जगह से गुजरता हुआ एक लूप लेते हैं, जैसे वहां गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो एम्पीरियल लूप कर सकते हैं। इस लूप में इस लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे बी डॉट डी एल म्यू 0 आई। अभी जैसा हम लोग एम्पियर्स लॉ में हम लोग पढ़े कि इस लूप में हम लोग को एक डायरेक्शन देना होगा। ध्यान रहे कि यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग जानना है किस तरफ है, ऊपर डॉट नीचे क्रॉस, यानी इस तरफ अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और इस तरफ। अगर ऊपर क्रॉस नीचे डॉट रहता तो फिर इस तरफ होता। फिलहाल ऊपर डॉट है यानी करंट इस तरह से आ रहा है, तो हम लोग जान रहे मैग्नेटिक फील्ड उस साइड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो हम लोग लूप में चलने का डायरेक्शन उस हिसाब से, या दूसरा उसके अंदर जो भी करंट आ रहा है इस लूप के अंदर डॉट है, तो बेहतर होगा कि हम लोग उसको प्लस बना ले, यानी इस तरह से घूमे। तो लूप में हम लोग अपने चलने का डायरेक्शन इस तरह से रखते हैं। अगर हम लूप का नाम दे दें तो पी क्यू आर एस,
लूप का नाम बोल रहा है, क्लोज लूप है, इसलिए PQRST। तो इन लूप PQRST फ्रॉम एम्पियर्स लूप PQRST में एम्पियर के नियम से। फिर से एक बार बात कर ले, पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालने में हम लोग इसके सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई है, और उस सोलेनॉइड में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, और हम लोग उस सोलेनॉइड के लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड जानना चाह रहे हैं। फिर हम लोग लिखेंगे, बात करेंगे इस लूप के बारे में जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो जिसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। PQRST रेक्टेंगुलर है और इस लूप की लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं। विड्थ जो भी रहे B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई L ले लेते हैं। तो L लेंथ हो गया। तो PQRST में इस लूप में हम लोग एम्पियर्स लगा रहे हैं, B.dl μ0 I in के बराबर। पहले हम लोग LHS सॉल्व करते हैं, मींस B.dl इसको सॉल्व करते हैं PQRST में। ध्यान से देखें तो B.dl अगर हम सॉल्व करने जाएंगे इस लूप में, तो लूप में हर जगह B और dl याद होना चाहिए, जिस डायरेक्शन को हम लोग चूज किए हैं वही dl का डायरेक्शन है। कहीं भी हम अगर यहाँ एलिमेंट लेंगे तो इस तरफ, इसमें एलिमेंट लेंगे तो इस तरफ dl का डायरेक्शन, इसमें एलिमेंट इस तरफ को लेंगे अगर इस आर्म में, अलग अलग भुजा में, अलग अलग आर्म में जब हम एलिमेंट चुनेंगे तो dl का डायरेक्शन एरो की तरफ होगा। तो चूंकि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, dl का डायरेक्शन अलग है, इसलिए एज ए होल हम इस पर बात नहीं कर सकेंगे। तो हम अलग अलग आर्म पे, अलग अलग भुजा पे तोड़ के बात करते हैं, यानी इसको हम तोड़ते हैं। तो B.dl अलग अलग आर्म पे अलग अलग बात करेंगे। पहले PQ पे बात करेंगे, ओपन हो गया क्योंकि PQ सिर्फ एक आर्म है, एक भुजा है, अब बंद नहीं है। फिर हम लोग QR पे बात करेंगे, इसी तरह RS पर बात करेंगे, और लास्ट SP पर, यहाँ डायरेक्शन गलत दिखा दिए, इस तरह से। तो हम लोग B.dl चारों आर्म पर हम लोग निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन B.dl मिल जाएगा। अब ध्यान देते हैं हम लोग PQ पर, अगर हम ध्यान दें आर्म PQ पर, भुजा PQ पर B का डायरेक्शन और dl का डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी यहाँ पर दोनों के बीच cos 0 लिखेंगे, 0 डिग्री बन रहा है दोनों बीच, तो डॉट प्रोडक्ट cos आ जाएगा, B.dl cos 0 इस पर आर्म PQ पर। अब बात करते हैं QR पे, तो B का डायरेक्शन इस तरफ है हर जगह, और यहाँ dl हम लोग इधर चल रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री बढ़ रहा है। सिमिलर सिचुएशन SP पर भी है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, जबकि dl हम लोग इधर आ रहा है, एरो है डाउनवर्ड आ रहा है इस तरफ, तो इसके बीच भी 90 डिग्री बढ़ रहा है। तो दोनों 90 डिग्री होने के कारण cos 90 0 होता है। फिर हम लिखते हैं हम लोग B.dl cos 90, इस पर बात मत करते, फिर इस पर भी यही होगा B.dl cos 90, इस पर QR पर और SP पर। अब बात करते हैं RS पर, तो RS पर हम लोग अगर बात करेंगे तो वहां पर B.dl cos जो भी लेंगे तो यह यहाँ पर B ही 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अभी हम लोग जैसा बात किए थे, दो लूप जब आ गया था तो जो भी तिरछापन था इसके पैरेलल हो गया था, तो जो भी लाइन बाहर निकल रहा था पूरा का पूरा समाप्त हो गया था, और पूरा का पूरा लाइन पैरेलल हो गया था इस तरफ। यानी जितना ज्यादा हम क्लोजिंग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाएगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब याद रखना है कि सोलेनॉइड
एक ऐसा सिस्टम है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर समाहित कर लेता है, कन्फाइन कर लेता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इस तरह से एनर्जी स्टोर भी किया जा सकता है, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते थे। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच, एक प्लेट के लिए दोनों साइड होता था, लेकिन जैसे ही दूसरा प्लेट लाते थे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आ जाता था, कन्फाइन हो जाता था। ठीक उसी तरह जब सोलेनॉइड में हम लोग बात करेंगे तो एक लूप के लिए बाहर भी निकल रहा था, लेकिन बहुत सारा लूप जब लाएंगे तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कन्फाइन हो जाएगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसलिए R एज पर B का वैल्यू जीरो होगा, इसलिए B डॉट dl जीरो हो जाएगा। यहाँ भी B cos 90 के कारण जीरो होगा, यहाँ भी cos 90 के कारण जीरो होगा, यानी कहने के लिए तीनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो B डॉट dl सिर्फ हमको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को PQ पर। तो लोग देख सकते हैं यहाँ पे PQ पर क्या हो जाएगा, और PQ पर B कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, तो B बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dl बचेगा, cos 0 1 होता है, उसको छोड़ देते हैं लिखने के लिए। ध्यान देना है किस आर्म पर, PQ पर। dl का इंटीग्रेशन करना है, यानी पूरी लंबाई लेनी है हम लोगों को, लेकिन PQ, अब PQ की लंबाई है L, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो B डॉट dl लास्ट में सॉल्व होकर के क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl बचा B इंटू L, इक्वेशन 2। LHS सॉल्व कर लिए हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl। अब हम लोग देखते हैं I इन कि उसके अंदर कितना करंट है। तो हम लोगों के पास एम्पियर लॉ से था क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 I इन, जिसमें हम लोग B डॉट dl सॉल्व करके B इंटू L लाए। अब बात करते हैं RHS में I इन, इस लूप के अंदर कितना करंट है। ध्यान देना है लूप के अंदर सोलेनॉइड का कितना पार्ट है, इसको देखना है। तो लूप का लेंथ L है, तो सोलेनॉइड की L लंबाई भी उस लूप के अंदर है। एक दूसरा हम लोग माने थे कि N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब एक लंबाई में अगर फेरों की संख्या n है तो n लंबाई के अंदर कितना फेरा इसका जाएगा, उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। एक में n है तो n लंबाई में n इंटू l हो जाएगा। अब अगर इससे फ्लो करने वाला करंट हम लोग I मान रहे थे, तो एक लूप में अगर I, दो लूप में 2I, दोनों मिलाएंगे 2I, तो ऐसा सब जितना भी लूप इसके अंदर जाएगा इसके I से अगर इंटू कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल करंट पता चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड लूप, उस लूप के अंदर कितना टर्न्स होगा, तो हम लोग देख सकते हैं इक्वल टू n इंटू l। लूप के अंदर फेरों की कुल संख्या, अब एक टर्न में करंट I है तो NL टर्न में कितना होगा, एक फेरे में, एक टर्न में करंट I है तो NL टर्न्स में कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे NL इंटू I, इसलिए टोटल करंट इनसाइड लूप, टोटल करंट इनसाइड लूप यानी लूप के अंदर कुल धारा NLI हो जाएगी। लूप के अंदर कुल धारा, जिसको हम लोग सिंबल दे रहे हैं I इन, यानी I इन हम लोग निकाल लिए NLI, इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, B डॉट dl और I इन का वैल्यू इसमें रखेंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 से B डॉट dl और I इन का वैल्यू रखते हैं। यहाँ B डॉट dl आया था BL, I इन के जगह आया था NLI, इस तरह से
एल एल कैंसिल हो जाएगा और बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू जीरो एन आई। तो जो जो हम लोग को गिवन था, जो दिया हुआ था, उसके टर्म में आंसर आ गया। सोलेनोइड के अंदर जाने वाले करंट से सोलेनोइड में फ्लो करने वाले करंट के रूप में टर्म में, और सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई फेरों की संख्या अगर पता हो, मालूम हो, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके मिडिल में, उसके सेंटर में कितना होगा, तो B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। म्यू जीरो का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कुल फेरों की संख्या नहीं बल्कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आई है प्रवाहित धारा। लॉन्ग सोलेनोइड लंबी परिनालिका के लिए एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है 4.8, जिसमें दिया हुआ है परिनालिका के बारे में, सोलेनोइड के बारे में, लेंथ उसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर, उसका व्यास, जैसे इसको अगर लॉन्ग सोलेनोइड माने तो इसका लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के आगे 1.8 सेंटीमीटर बहुत कम है, जो इस बात को डिनोट करता है कि जो सोलेनोइड है लॉन्ग है, लंबी परिनालिका है, जिसके लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ही इस फॉर्मूला को डिराइव किए हैं। बाकी इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ लेयर्स, इसमें जो तार चढ़ा हुआ है, तार का जो वाइंडिंग किया हुआ है, उसका 5 लेयर है, और हर एक लेयर में, हर एक परत में फेरों की संख्या 400 है। तो टोटल फेरों की संख्या कितनी हो गई, एक लेयर में 400, और वैसे वैसे 5 लेयर है, तो टोटल टर्न्स, यहाँ टोटल टर्न्स निकल जाएगा, टोटल टर्न्स 400 गुना 5 कर देंगे, 2000 टर्न्स हो जाएगा। आई दिया हुआ है 8.0 एम्पियर, और निकालना है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला है B बराबर म्यू जीरो एन आई। इसको अप्लाई करेंगे, म्यू जीरो का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, कुल फेरों की संख्या दी हुई है, जबकि इस फॉर्मूला में स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके स्मॉल n को निकालेंगे, जो हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, एक एक नियम। 80 सेंटीमीटर में 2000 टर्न्स है, तो 1 मीटर में पर यूनिट लेंथ SI यूनिट में काम करना है, तो हम लोग इसको यूनिट चेंज कर लेंगे, 80 सेंटीमीटर को कर देंगे 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में टोटल टर्न्स है, कुल फेरों की संख्या 2000, तो एक में कितनी होगी इसको निकाल लेंगे, एक में निकालेंगे, जो आएगा वही n होगा, इसी n को यहाँ पुट करेंगे। बाकी म्यू जीरो का वैल्यू जान रहे हैं, आई का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस मेथड को भी सॉल्व करेंगे। सोलेनोइड के बारे में हम लोग जितना भी था, सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड को कैसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है देख लिए, और लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखे, डिराइव किए, व्युत्पत्ति की उसकी, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देते हैं एनसीईआरटी का 4.8।